हेलो एंड वेलकम टू आवर ओन चैनल द टिकट आईएएस। गाइज आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के चारों लेयर्स के बारे में और उनके बारे में समझेंगे बारीकी से। मैं आपको बता दूं पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। पार्ट 3 में हम लोगों ने ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ी थी और पढ़ी थी प्लानिटरी विंड के बारे में, जिसमें आती है ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। ये सभी के बारे में हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से पढ़ी थी। गाइज आपको कोई भी दिक्कत आती है इन सभी टॉपिक्स रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइज इस पार्ट 4 के बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे जानना लगभग वो सारी बेसिक टॉपिक जैसे कि मेरिडियन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, पैरेलल, और फिर हम जानेंगे अर्थ एक्सिस के बारे में, इक्विनॉक्स के बारे में, ट्रॉपिक्स के बारे में, और फिर लैटिट्यूडनल रीजन और जोन्स के बारे में बात करेंगे। उनके जो बेल्ट है उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट रीजन, पोलर रीजन, सब पोलर रीजन, ये सब के बारे में बात करेंगे। और उस पार्ट खत्म होने के बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे ओशन करंट के बारे में बारीकी से जानना। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। गाइज आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के चारों लेयर्स के बारे में और उनकी क्या क्या खासियत है। तो इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सनलाइट है उसकी रेडिएशन होती है शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में। तो जब वो एटमॉस्फेयर की तरफ आती है तो थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपरी इलाका में कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो वो हीट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। तो वो और अंदर आती है ट्रोपोस्फेयर में। यहाँ उन्हें मिलती है वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर और डस्ट। तो ये लोग थोड़ा थोड़ा करके हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन चूंकि ये शॉर्ट वेवलेंथ है इसलिए एब्जॉर्ब कर नहीं पाते ठीक से। फिर ये आते हैं अर्थ सरफेस पे और अर्थ सरफेस इसे बहुत ही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि ये जो भी सॉलिड है यहाँ पे तो ये शॉर्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगी ही। अब जब अर्थ सरफेस जब हीट हो जाती है उसके बाद से जब ये वापस से रेडिएट बैक करेगी तो ये करेगी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है दोस्तों, जो एनर्जी होगी वो लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में होगी। और जब ये वापस रेडिएट कर रही थी अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ तो यहाँ पे जो भी डस्ट पार्टिकल है और वाटर वेपर है ये इन्हें अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे और अपने जो ट्रोपोस्फेयर वाला जो एटमॉस्फेयर है उसे एक तरह से टेम्परेचर यहाँ पे राइज देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, और आपको पता ही है ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेप्ट कि वो एक्चुअली यहाँ पे टेम्परेचर तो आने देते हैं लेकिन बहुत ही मुश्किल से यहाँ से बाहर जा पाती है टेम्परेचर। तो गाइज वही यहाँ पे आपको देखना है कि ट्रोपोस्फेयर में जबकि अर्थ सरफेस की तरफ से अगर हीट दे रहे हैं तो ऊपर जाते जाते क्या होगी, हीट कम होगी, टेम्परेचर कम होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह होना चाहिए था ऊपर में भी, स्ट्रेटोस्फेयर में भी होना चाहिए था, मेसोस्फेयर में भी होना चाहिए था, थर्मोस्फेयर में होना चाहिए था। मतलब अगर हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो कम होती जाएगी। नाउ गाइज मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है ट्रोपोपाउज और उसके ऊपर होती है आइसोथर्मल रेंज। मतलब कि वहाँ पर ना ही टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज करेगी ना ही डिक्रीज करेगी। और स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ओजोन लेयर। अब मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। ये जो ओजोन लेयर है इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि सन की तरफ से आ रही है उसको एब्जॉर्ब करती है। तब जब ये उस रेज को एब्जॉर्ब करेगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगा, हीट इंक्रीज करेगा। तो गाइज यहाँ पे ओजोन लेयर पे क्या होती है, ये यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होती है। अब ये ओजोन लेयर से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये इसका एब्जॉर्प्शन लेवल जो है वो कम होता जाएगा और इसका टेम्परेचर भी इसके साथ कम होता जाएगा, है ना दोस्तों। तो गाइज यहाँ पे हम लोग क्या देखें, अब फिर से आते हैं ट्रोपोस्फेयर पे। ट्रोपोस्फेयर से चले, यहाँ पे टेम्परेचर हाई था, ऊपर गए टेम्परेचर कम हुआ और ऊपर गए और कम हुआ। फिर आया ट्रोपोपाउज, ठीक है। उसके बाद आता है आइसोथर्मल रेंज जहाँ पे कि नॉर्मल हो जाता है, ना ही इंक्रीज ना ही डिक्रीज। अब हम ऊपर जाएंगे ओजोन लेयर की तरफ तो यहाँ पे क्या होगी, टेम्परेचर यहाँ से जो है हल्की हल्की गर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि हम लोग ओजोन लेयर की तरफ जा रहे हैं। इसलिए गाइज हम लोग को ओनली स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इन्वर्जन होता हुआ दिखता है। मीन्स इंक्रीज विथ हाइट टेम्परेचर क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। और मेसोस्फेयर में फिर से नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। मीन्स इंक्रीज विथ हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होगी। और थर्मोस्फेयर में भी वही बात। गाइस ज्योग्राफी में हर कुछ एक दूसरे से लिंक होता है, सारा कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ लिंक है। तो मैं आपसे फिर से यही बोलूँगा कि पहले पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, पार्ट 3 देखें, उसके बाद ही ये पार्ट को देखें। और गाइज मैं यहाँ पे मतलब कोशिश किया हूँ कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी समझा दूँ ताकि आपको और कहीं नोट्स पढ़ने की या फिर कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से नोट्स बना सकते हैं क्योंकि ये कंटेंट बिल्कुल ऑथेंटिक है। अगर कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर हम स्केल देखें तो ट्रोपोस्फेयर लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर जो कि होती है लगभग 50 किलोमीटर तक। और उसके बाद आती है मेसोस्फेयर जो कि होती है 50 किलोमीटर टू 80 to 85 किलोमीटर तक।
और गाइज उसके ऊपर होती है थर्मोस्फेयर, जो कि लगभग 500 टू 1000 किलोमीटर के रेंज में होती है, मतलब कि अर्थ सरफेस से लगभग 90 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर के बीच में होती है। और उसके बाद आती है एग्जॉस्फेयर। ओके गाइज, उसका कोई डिस्टिंक्ट ऐसा कुछ नहीं है कि कितने ऊपर तक वो होती है, बहुत ही वेरिड ओपिनियन है इनका साइंटिस्ट का। और अगर हम बात करें आइनोस्फेयर का, तो उसका भी कोई ये डिस्टिंक्ट लेयर नहीं है कि हाँ इतने से कितने किलोमीटर के बीच में होगा। वो बेसिकली आइनोस्फेयर बेसिकली थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर के बीच में कहीं भी हो सकती है। मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा गाइज। मैं बता दूं कि जो एरोप्लेन होती है वो चलती है आइसोथर्मल रेंज में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्टडी और बहुत ही काल्मनेस का माहौल होता है। यहाँ पे टेम्परेचर ना ही ज़्यादा वेरी करती है और ना ही यहाँ पे कोई विंड वैसी चलती है जो एयरप्लेन में टर्बुलेंस का माहौल पैदा करे। और अगर हम बात करें मेटियोर्स की, जो बाहर से आती है अर्थ सरफेस की तरफ, तो मेटियोर मेसोस्फीयर में ही जल जाती है। और अगर हम बात करें वेदर बलून की, तो ये होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। और अगर हम बात करें वेरियस टाइप ऑफ क्लाउड की, तो वो भी होती है ओनली इन ट्रोपोस्फेयर। और दोस्तों अगर हम बात करें कि रेडियो और टेलीविज़न चलाने में जो भी वेव यूज होती है वो कहाँ से टकरा के वापस धरती की तरफ आती है, तो बेसिकली आपको मैंने बताया था एक आइनोस्फेयर नाम का एक थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर में रेंज होती है, जहाँ पर ये रेडियो वेव्स और जो भी टीवी वाली जो वेव है वो ऊपर जाती है आइनोस्फेयर से टकरा के फिर वापस आती है। तो रेडियो और टीवी चलाने में हम लोग को काम आती है आइनोस्फेयर। गाइस लास्टली मैं यहाँ पे आपको ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में बताऊंगा। तो वो होती है मेनली ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको कि CFC भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी गैस आती है, तो होती है कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। तो गाइस इसी के साथ ये पार्ट हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे ओशन करेंट्स के बारे में। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है देन यू आर मोस्ट वेलकम टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।